नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में केंद्रीय प्रशासन पढ़ा था, तो यदि आपने वो लेक्चर न देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं। और केंद्रीय प्रशासन जब आप पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको ये प्रांतीय प्रशासन अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो जितना बड़ा साम्राज्य था उस पूरे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय संभवतः 4 प्रांत थे, जो कि अशोक के समय 5 हो जाते हैं। और क्योंकि अशोक ने कलिंग जीता था तो 5वां जो प्रांत है अशोक के साम्राज्य में वो कलिंग जुड़ जाता है। और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से प्रश्न कई बार बन जाता है छोटा छोटा। तो इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और ये जितने प्रांत हैं आपको दिए हुए हैं, मैंने लिस्ट बनाई है। उत्तरापथ है, दक्षिणापथ है, अवंती है, प्राच्य है और कलिंग है। और ये इनकी राजधानियाँ हैं। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला है, दक्षिण पथ की स्वर्णगिरी है, अवंती की उज्जैनी है, प्राच्य की पाटलिपुत्र है जो कि मगध का क्षेत्र है, और कलिंग की तोसली है। तो ये कई बार कैपिटल्स भी पूछ लेते हैं, राजधानी की प्रांत की कौन सी थी, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारे प्रांतों की अलग अलग एक राजधानी है और सभी प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। तो राज्यपाल जिसको हम बोलते हैं, गवर्नर जो थे वो राजकुल से संबंधित कुमार होते थे। कुमार कौन है? जो राजा के जो पुत्र हैं उनको कुमार बोला गया है। तो राजकुल से संबंधित कुमार होते थे, लेकिन कभी कभी योग्यता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हम नोट डाउन किए कि राज्यपाल जो है वो कुमार भी हो सकते थे, लेकिन योग्यता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता था। इन 5 चक्रों के अंतर्गत छोटे शासन केंद्र भी थे, जैसे तोसली के अधीन समापा था, जिसमें कुमार के अधीन महामात्य शासन करते थे। यानी कि जो क्षेत्र है कलिंग, उसमें जो तोसली राजधानी है वहाँ पे एक कुमार है, और तोसली के अंतर्गत समापा एक छोटा केंद्र है, प्रशासनिक केंद्र है, जहाँ पे महामात्य शासन कर रहा है और वो कुमार के अधीन होकर शासन कर रहा है। इसी तरह मगध के अंतर्गत कौशाम्बी था, और कौशाम्बी एक छोटा प्रशासनिक केंद्र था जहाँ पे महामात्य नियुक्त किए गए थे। तो उज्जैनी के अधीन सौराष्ट्र एक पृथक प्रदेश था, जिसका शासन चंद्रगुप्त के समय पुष्यगुप्त वैश्य था। शासक पुष्यगुप्त वैश्य था, और अशोक के समय तुषास्प के अधीन ये सौराष्ट्र आ जाता है। तो ये 2 नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे भी जा चुके हैं नेट के एग्जाम में। पुष्यगुप्त वैश्य किसका राज्यपाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कहाँ का? और सौराष्ट्र का था। इसी तरह से तुषास्प जो है वो अशोक से संबंधित है, और ये तुषास्प एक विदेशी है, ये भारतीय नहीं है। तो आप मुझे बताइएगा ये कौन से देश से संबंध रखता है तुषास्प, कमेंट सेक्शन में। इसके ऊपर मैंने पहले भी चर्चा की थी, जब हमने विदेशी आक्रमण पढ़े थे, उसके जो प्रभाव हुए थे उसमें भी इस नाम की मैंने चर्चा की थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्यपाल को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन दिया जाता था। अब ये जो वेतन है ये भी कई बार पूछते हैं, और मैं पिछले लेक्चर में आपको बताना भूल गया था, जो मंत्री थे उनका वेतन 48,000 पर्ण था, 48,000 पर्ण वार्षिक। और जो अध्यक्ष हमने बताए थे 26 अध्यक्ष, उनका वेतन 1,000 पर्ण वार्षिक था। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। अशोक ने तक्षशिला, उज्जैन और तोसली में कुमार नियुक्त किए, और चौथे प्रशासनिक केंद्र सुवर्णगिरी में कुमार की जगह उसने आर्यपुत्र नामक एक अधिकारी नियुक्त किया। अब ये आर्यपुत्र जो है ये कौन है? जो कुमार हुए वो सारे जितने आपके राजा हैं, राजा के जितने भी पुत्र हैं या राज परिवार से संबंधित जितने भी संतानें हैं वो कुमार कहलाती थी, लेकिन आर्यपुत्र जो था वो युवराज था। आर्यपुत्र का अर्थ युवराज होता है, जबकि बाकी जितने कुमार हैं वो राजकुमार, कोई भी कुमार कहे जा सकते थे। अब ये स्वर्णगिरी में आर्यपुत्र को नियुक्त कर रहा है, बाकी जितने इसके प्रशासनिक केंद्र हैं तक्षशिला, उज्जैनी और तोसली, वहाँ पे इसने केवल कुमारों को नियुक्त किया है। इससे ये दर्शाता है कि जो दक्षिण का जो भाग था, जो स्वर्णगिरी जिसकी राजधानी थी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था इनके खनिज पदार्थों के लिए या इनके व्यापार के लिए। तो इसलिए वहाँ पे एक सीनियर जिसको हम बोलते हैं, जिसको नियुक्त किया गया, तो युवराज को नियुक्त किया गया वहाँ पे। मध्य देश यानी जो प्राच्य है, जो मगध का क्षेत्र है पूरा, उसमें कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ, और वो सीधा सम्राट के अधीन रहा। तो अगर हम देखें तो राज्यपाल इसने कहाँ कहाँ नियुक्त किए? तक्षशिला में किए, उज्जैन में किए, तोसली में किए। आर्यपुत्र को नियुक्त किया दक्षिण में, और जो मगध जहाँ पे सम्राट बैठ रहा है, तो वो क्योंकि सम्राट के अधीन है तो वहाँ पे कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं हुआ है।
अशोक और कुणाल जो थे ये शासक बनने से पहले उज्जैनी और तक्षशिला के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो उज्जैनी का राज्यपाल रह चुका था अशोक और कुणाल रह चुका था तक्षशिला का। और जब हमने पढ़ा था अशोक के बारे में तो सुसीम के बारे में पढ़ा था, तो सुसीम भी तक्षशिला का राजकुमार रह चुका था। तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी के प्रांतपतियों की शक्तियों में भी अंतर था। शक्तियों में अंतर इस तरह से था कि तक्षशिला और तोसली और उज्जैन, इन तीनों में जो प्रांतपति थे उसमें से तक्षशिला और उज्जैनी के जो प्रांतपति थे वो महामात्यों को भेजते थे हर तीसरे वर्ष में, और जबकि तोसली का जो प्रांतपति है वो महामात्यों को 5वें वर्ष में भेजता था प्रशासनिक दौरे के लिए। इससे मौर्यकालीन प्रशासनिक पद्धति में एक रूपता के स्थान पर स्थानीय विशिष्टता के लक्षण दिखते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि किस तरह का उनका प्रशासन था, प्रशासन पद्धति कैसी थी, तो एक रूपता नहीं है उनके प्रशासन पद्धति में। तो ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात है यहाँ पे। आपका कॉन्सेप्ट एकदम ये क्लियर होना चाहिए कि इनके जितना भी प्रशासन है वो स्थानीय विशिष्टता के उसमें लक्षण हमको दिखाई देखने को मिलते हैं। अशोक ने प्रांतीय अधिकारियों का स्थानांतरण की परिपारी चलाई। प्रांतों का विभाजन मंडल में किया गया। अब पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, जो पूरा साम्राज्य था, उसको 5 प्रांतों में बांटा। जैसे हम अगर बात करें आज की समय में तो इंडिया को हमने बांट रखा है बहुत सारे स्टेट्स में, तो उस तरह से उन्होंने प्रांतों में बांटा। अब प्रांत को आगे चलकर उन्होंने मंडल में बांटा और जिसका प्रमुख था प्रादेशिक या प्रदेष्टा। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी। प्रादेशिक और प्रदेष्टा, इसका कार्य क्या होता था? ये कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश है और ये मंडल का प्रमुख भी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। प्रादेशिक अपने मंडल के अधीन विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों का निरीक्षण करता था और समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी था। तो अब ये समाहर्ता कौन था? समाहर्ता हमने पिछले लेक्चर में बात की है, रेवेन्यू अफसर था, जिसका कार्य बजट तैयार करना और आय और व्यय का लेखा जोखा करना, और ये एक तरह से देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। और मंडल का विभाजन जिलों में हुआ, आगे चल के जिलों में हुआ जिन्हें आहार या विषय कहा गया या फिर जनपद भी कहा गया। इसके प्रमुख को विषयपति, आहारपति भी कहा गया, और इसी को मैगस्थनीज ने एग्रोनोमोई बोला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्रोनोमोई बोला है किसको? जो जिले का जो प्रमुख है उसको। जिलों के नीचे की जो इकाइयाँ थी वो कुछ इस तरह थी। जिलों के बाद उन्होंने जो फर्दर उसका डिवीज़न किया वो किया स्थानीय, द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। अब ये कई बार पूछे जाते हैं, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ये इसी ऑर्डर में है, मतलब ये घटते क्रम में है। सबसे बड़ा स्थानीय है, फिर द्रोणमुख है, फिर खारवटिक है, फिर संग्रहण है, फिर ग्राम है। ग्राम जो है ये सबसे छोटी प्रशासनिक की इकाई है, और संग्रहण जो है ये 10 गाँव को मिला के बनता है, यानी कि 10 गाँव का जो समूह है उसको संग्रहण बोला गया है। इसी तरह जो खारवाटिक है ये 20 संग्रहण के बराबर है, यानी कि इसमें 200 गांव हैं, 200 गांव हैं। और द्रोणमुख में 400 गांव हैं, और स्थानीय में आपके 800 गांव हैं। 800 गांव का समूह है, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और कई बार ये पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, कभी कभी पूछते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या कुछ एक बीच में मिसिंग कर देंगे, उसमें पूछेंगे कौन सा। जैसे आपको एक ऑर्डर दे दिया स्थानीय, खारवाटिक, संग्रहण, ग्राम, तो इसमें मिसिंग कौन सा है? द्रोणमुख। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं इसमें। 10 गाँव का जो मुखिया होता था उसको गोप कहते थे, यानी कि जो संग्रहण का जो मुखिया है उसको गोप कहा जाता था। और जो स्थानीय है, जो 800 गांव का जो समूह है, उसके मुखिया को स्थानिक कहते थे। ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता था और ये कर वसूल भी कर सकता था, यानी कि जो स्थानिक है ये जिले का प्रशासनिक अधिकारी भी है और ये कर भी वसूल कर सकता है। अब जितने भी गोप हैं, जितने 10 गाँव का जो मुखिया है, 10 गाँव का जो समूह है जिसको हम संग्रहण बोलते हैं, उसका जो मुखिया है गोप, ये अपने ज़िले के स्थानिक के लिए उत्तरदायी था। और जितने भी स्थानिक थे वो अपने मंडल के प्रादेशिक के प्रति उत्तरदायी होते थे, और प्रादेशिक जो हैं, सारे प्रादेशिक जो हैं वो समाहर्ता के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस तरह से पूरी की पूरी चेन बनी हुई है। कैसे? सबसे नीचे आ गया गोप, उसके ऊपर आ गया स्थानिक, उसके ऊपर आ गया प्रादेशिक, उसके ऊपर आ गया समाहर्ता। तो ये गोप जो है ये गाँव के लेवल पर आ गया, स्थानिक आपका जिले पर आ गया, उसके बाद प्रादेशिक आ गया मंडल पे, मंडल के लेवल पे, और समाहर्ता जो है ये एकदम केंद्रीय प्रशासन के बिंदु में है।
इसके अलावा हमको एक अधिकारी का नाम मिलता है अर्थशास्त्र में भी और अशोक के अभिलेखों में, जिसका नाम है युक्ता। तो ये युक्ता जो है ये केंद्र और स्थानीय शासन के बीच संपर्क की कड़ी था। ये संभवतः राजुक के कार्यालय में सचिव की हैसियत से लेखा जोखा का कार्य करता था। अब ये राजुक के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इसका उल्लेख हुआ है अशोक के अभिलेखों में, और राजुक का कार्य क्या है ये भी हम देखेंगे आगे। अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख होता है। और ये जो युक्ता है बस हमको भी ये जान के रखना है, याद रखना है कि ये संपर्क की कड़ी है बिटवीन केंद्र का जो प्रशासन है और जो स्थानीय शासन है उसके बीच में। अब देखते हैं ग्राम प्रशासन कैसा था। जैसे मैंने बताया आपको, ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई है, प्रशासनिक इकाई, और ग्राम का जो प्रशासन है उसमें राज्य ने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। हमको ऐसा कहीं ज़्यादा देखने को नहीं मिलता कि राज्य हस्तक्षेप करता हो ग्राम के प्रशासन में। ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, जो ग्रामवासियों द्वारा निर्वाचित होता था और वेतनभोगी कर्मचारी नहीं था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो ग्रामिक है ये मुखिया ज़रूर है और इसको ग्रामवासियों ने ही इसका निर्वाचन भी किया है, लेकिन इसको वेतन नहीं दिया जाता था, वेतन वाला कर्मचारी नहीं था। ग्रामिक को ग्राम की भूमि का प्रबंध करने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था। ग्राम वृद्ध परिषद का हमको यहाँ पर उल्लेख मिलता है। वृद्ध परिषद प्रशासन में सहयोग के साथ साथ न्याय का कार्य भी करती थी। यानी कि एक तरह से अगर हम देखें तो आधुनिक प्रशासन में अगर हम बात करें तो ये लगभग ऐसा कार्य कर रही है जैसा एक पंचायत करती है, ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम वृद्ध परिषद है जो कि उस समय प्रशासन के सहयोग के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करती थी। और ग्रामीण कृषकों से भूमि कर एकत्र करके राजकीय कोषागार में गोप के माध्यम से जमा करा दिया करता था। तो जैसे मैंने बताया आपको, गोप जो है वो क्या है, 10 गाँव का जो समूह है संग्रहण, उसका प्रमुख है। तो जो भी गाँव का जो मुखिया होगा, ग्रामिक जो होगा, वो सभी कृषकों से कर एकत्र करके गोप के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवा देता था। तो ये इनकी पूरी राजकीय व्यवस्था भी है, जिसके ऊपर हम आगे चल के भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसको गहराई से समझेंगे कि किस तरह से इनकी अर्थव्यवस्था थी। तो उसमें हम इस पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। और नगर प्रशासन जो है इसके ऊपर हमको अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता जानने के लिए, लेकिन नगर प्रशासन की जानकारी हमको सबसे ज़्यादा मिलती है मैगस्थनीज के माध्यम से। नगरों का जो प्रशासन था वो नगर पालिकाएँ चलाती थीं। नगर सभा का प्रमुख नागरिक या पुरमुख कहलाता था। नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण हमको मैगस्थनीज ने दिया है, जो मुख्यतः पाटलिपुत्र से जुड़ा है, और उसने नगर प्रशासक को एस्ट्रोनोमोई का बोला है। तो एक हो गया एग्रोनोमोई, एक हो गया एस्ट्रोनोमोई। अब ये दोनों वर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, इसलिए इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए कि एस्ट्रोनोमोई उसको बोला है जो नगर का प्रशासक है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर सभा 6 उप समितियों में विभक्त थी तथा प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। यानी कि 6 उप समिति हैं एक नगर सभा में, हर एक में 5-5 मेंबर हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए, 30। यानी कि इनकी जो नगर प्रशासन की जो समिति थी, नगर परिषद जिसको हम कह सकते हैं, उसमें कुल 30 सदस्य हैं। तो ये 30 सदस्यों वाली नगर परिषद है और इन्हीं सदस्यों को इसने बोला है एस्ट्रोनोमी। यानी कि मैगस्थनीज कुछ इस तरह से कहता है कि जो समितियां हैं वो हर एक समिति का अलग अलग कार्य है, और हम देखते हैं हर एक समिति का क्या क्या कार्य उसने बताया। जैसे प्रथम समिति थी तो वो औद्योगिक तथा शिल्प संबंधी कार्यों का निरीक्षण करती थी। तो ये जो प्रथम समिति थी ये मजदूरी की दर और मजदूरों के कार्य का समय का निर्धारण भी करती थी। द्वितीय समिति जो है विदेशियों की देखरेख करती थी। विदेशियों के निवास, उनकी सुरक्षा तथा उनके समय पर कुछ अगर उनको ज़रूरत पड़ रही आवश्यकता है उसकी भी ये देखरेख करती थी। और यदि किसी विदेशी की मृत्यु हो जाती है पाटलिपुत्र में, तो उसके देश के जो रिवाज है, जो उसके देश में जो ट्रेडिशन थे, उसके अनुसार उसकी अंत्येष्टि संस्कार करना भी इसका कर्तव्य था द्वितीय समिति का। इसके साथ साथ यदि कोई विदेशी देश से बाहर जा रहा है तो उसकी अगुवाई करना, यदि कोई आने वाला है तो उसके साथ स्वागत सत्कार के लिए भी ये समिति उत्तरदायी थी। तीसरी समिति जो है वो जनगणना करती थी। तो हमको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ये फैक्ट मिलता है कि जन्म और मृत्यु का विवरण वो रखते थे, यानी कि एक तरह से सेंसस होता था। और जनगणना में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो केवल पुरुषों की या केवल जो नागरिक हैं उनकी जनगणना नहीं करते थे, बल्कि पशुओं की और जंतुओं की भी गणना की जाती थी। चौथी समिति जो है ये वाणिज्य और व्यापार की देखरेख करती थी।
वाणिज्य और व्यापार यानी कि जैसे विक्रय की जो वस्तुएं हैं उनकी माप तौल का नियंत्रण करना भी इसका कार्य था। अब माप तौल का नियंत्रण मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक नाम लिया था कि माप तौल के लिए कौन सा अधिकारी उत्तरदायी है। तो यदि आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि माप तौल का अधिकारी कौन था। 5वीं समिति है, ये निर्मित वस्तुओं में विक्रय का निरीक्षण करती थी और बाज़ार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। अब क्योंकि उस समय ऐसा बोला गया था कि ऐसा आदेश जारी हुआ था कि नई और पुरानी वस्तुओं को मिलाकर बेचना कानून के विरुद्ध है, तो इसलिए ये जो 5वीं समिति है ये बाज़ार में यानी कि उद्योग समिति थी जो बाज़ार में निरीक्षण करती थी। 6ठी समिति है, ये बिक्री कर और चुंगी वसूल करती थी। तो बिक्री कर 1/10 है, 1/10 बिक्री कर है, इसको ये वसूल करती थी और चुंगी कर को भी वसूल करती थी। और ये जो कर हैं दोनों, इनकी चोरी करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। अशोक के अभिलेखों में कुछ अन्य अधिकारियों के हमको नाम मिले हैं। जैसे पहला है राजुक, जिसके बारे में मैंने अभी पहले बताया था, जिले स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, जिसकी तुलना मेगास्थनीज द्वारा वर्णित एग्रोनोमोई से की गई है, क्योंकि एग्रोनोमोई को मेगास्थनीज ने बताया है कि वो जिले का महत्वपूर्ण अधिकारी है, तो इसलिए इसकी तुलना की गई है। और ये मूलतः रज्जुक शब्द का रूपांतरण है जो भू राजस्व और भूमि मापन से संबंधित है। अशोक के समय स्थानीय प्रशासन तथा धम्म नीति के प्रचार में राजुकों का बहुत महत्व था। वे जिले स्तर पर दंड देने का अधिकार भी रखते थे। तो ये जिले स्तर का एक अधिकारी है जो कि दंड भी दे सकता है, पुरस्कार भी दे सकता है। इसके अलावा हमको एक नाम मिलता है महामात्र। ऐसे उच्च अधिकारियों जो कुमारों, आर्यपुत्र और प्रांतीय राज्यपालों की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको जब बताया था अभी इस लेक्चर में शुरुआत में ही कि किस तरह से जो प्रांत हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो प्रशासनिक केंद्र हैं वहाँ पे महामात्र नियुक्त किए जाते थे जो कि कुमारों के अधीन होकर शासन करते थे। तो ये ऐसे उच्च अधिकारी हैं जो कुमारों, आर्यपुत्रों या फिर प्रांतीय जो राज्यपाल हैं उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए जाते थे, जिन्हें कभी कभी प्रांतपति की जानकारी के बिना भी सीधे सम्राट से आदेश प्राप्त हो जाते थे। प्रशासनिक क्रम अगर हम देखें इन अधिकारियों का तो सबसे ऊपर आता है, ये है बढ़ते हुए क्रम में है ऐसे। तो सबसे नीचे है राजुक जो कि जिले का अधिकारी है, उसके बाद आता है प्रादेशिक जो कि मंडल का अधिकारी है, उसके बाद आता है महामात्र जो कि प्रांत का अधिकारी है। रोमिला थापर मैम कहती हैं कि स्थानिक को आधुनिक उप जिला कलेक्टर और प्रादेशिक को जिला कलेक्टर के समान माना जाता है। मतलब अगर हम इन्होंने कुछ ऐसा वो किया है, तथ्य निकाला है कि अगर हम आधुनिक प्रशासन से इनकी तुलना करें तो स्थानिक को ये उप जिला कलेक्टर बोलती हैं और प्रादेशिक को ये जिला कलेक्टर बोलती हैं। और ये उप जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर दोनों के दोनों जो पदाधिकारी हैं ये समाहर्ता यानी कि चीफ, इनको चीफ कलेक्टर बोला है, रेवेन्यू ऑफिसर है क्योंकि ये तो सेंट्रल का है तो इसलिए इसको चीफ कलेक्टर बोला है रोमिला थापर जी मैम ने। और इन्होंने ये बोला है कि समाहर्ता के दोनों अधीन है, प्रादेशिक और स्थानिक। पुलिस व्यवस्था भी वहाँ पे विद्यमान थी और इन्हें रक्षण कहा जाता था। इसके अलावा हमको बहुत सारे और भी अधिकारियों के नाम मिलते हैं अशोक के अभिलेखों में, जैसे प्रतिवेदक तथा पुलिसानी हैं। इनका संपर्क जनसाधारण से रहता था। सम्राट के विषय में बनती बिगड़ती जनधारणा पर इन्हें नज़र रखनी होती थी। एक तरह से गुप्तचर व्यवस्था से थोड़ा सा जुड़े हुए हैं और पब्लिक ओपिनियन को सीधे किंग तक पहुंचाने का इनका काम होता था। अंत महामात्र सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रभारी है। प्रथम स्तंभ लेख में इसका हमको उल्लेख मिलता है, सीमावर्ती क्षेत्रों का अधिकारी। इसके अलावा स्त्री अध्यक्ष महामात्र यानी कि ईतिझ का महामात्र जिसको बोला गया है, ये राजा के अंतःपुर की स्त्रियों के प्रभारी थे। नारी उत्थान के लिए भी इन्होंने कार्य किया। अब ये यहीं से मैंने जो आपको बताया था कि वेलफेयर स्टेट की जो बात की है, इस वेलफेयर स्टेट में अशोक ने न केवल पुरुषों के लिए बात की बल्कि स्त्रियों के लिए भी बात की। ये इस तरह का जो प्रशासन है, जो प्रशासन इस तरह से केयर कर रहा है अलग से स्त्रियों की भी, ये हमको पूरे भारतीय इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अशोक के शासन के बाद गुप्त वंश आएगा, उसमें भी हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और गुप्त वंश से लेकर अगर हम मुगल तक के जितना भी इतिहास पढ़ें तो हमको इस तरह से अलग से किसी अधिकारी को उसके लिए नियुक्त किया हो फॉर रॉयल लेडीज़ या फॉर ऑल अदर लेडीज़ वेलफेयर, ऐसा हमको कहीं देखने को नहीं मिलता। हाँ, हालांकि हमको ज़रूर ऐसा सल्तनत काल या फिर मुग़ल काल इतिहास में देखने को मिलेगा कि जो हरम की जो स्त्रियां हैं उनकी किस तरह से केयर की जाती है, लेकिन ये
नारी उत्थान के लिए जो कार्य किया गया है, ये ऐसा भारतीय इतिहास में प्रथम और अंतिम बार देखने को मिला है हमको प्रशासनिक ढांचे में। वज्रभूमिक महामात्र है चारागाह भूमि का प्रभारी, यानी कि जो गायें थी, जो गायों की जो चारागाह भूमि है उसका प्रभारी है ये। नगर व्यावहारिक महामात्र है, नगर का न्यायाधीश है। इसको भी प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में इसका उल्लेख हमको मिलता है। इसके अलावा आता है चोर रज्जुक। चोर रज्जुक जो है ये ग्रामीण राजस्व स्रोतों से संबंधित होने के साथ साथ चोरी के अपराध पर नियंत्रण रखता था। तो ये सारे हमको मिले हैं अशोक के अभिलेखों में, इनके उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण है वो धम्म महामात्र। धम्म महामात्र के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जब हमने अशोक और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, जब हम अशोक की धम्म नीति देख रहे थे। तो 5वें बृहत शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है हमको, 5वें स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है और 7वें स्तंभ लेख में भी इसका उल्लेख हमको मिलता है। ये इसके साथ साथ इनके कर्तव्यों का भी हमको उल्लेख मिलता है। तो जो इसका प्रमुख कार्य था वो धम्म नीति के लिए इस पद को सृजित किया गया था। और इनका जो प्रमुख कार्य था वो जनता में धर्म प्रचार करना था तथा दानशीलता को भी उत्साहित करना था। लेकिन इनके साथ साथ इनके कुछ प्रशासनिक दृष्टि से भी कार्य थे, जैसे कारावास में अगर कोई अपराधी है तो उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना भी इनका काम था, उनके परिवारों को सांत्वना देना इनका काम था। और जितने भी विदेशी रहते हैं, जैसे यवन हैं, कंबोज हैं या फिर गांधार हैं, और या फिर सीमा पर रहने वाले जातियां हैं, उनके सुख के लिए भी कार्य करना इनका एक कर्तव्य था। तो सुख और हित की रक्षा करना, वृद्धों के सुख और हित की रक्षा करना इनका कर्तव्य था। अत्याचारों को रोकना इनका कर्तव्य था। बहुत सारे इस तरह से इनके बहुत सारा विस्तृत कर्तव्य हमको देखने को मिलते हैं अशोक के अभिलेखों में। इसके अतिरिक्त उनको ये भी आदेश दिया गया था इन धम्म महामात्रों को कि संघ के कार्यों की व्यवस्था करेंगे और समस्त संप्रदायों का निरीक्षण करेंगे। तो इस तरह से इनके बहुत सारे कार्य हैं धम्म महामात्र, इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कहाँ कहाँ ये इसके बारे में जानने को मिलता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की और मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा जो मौर्यकालीन प्रशासन है वो समाप्त होगा और फिर हम आगे चल के मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।